यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, दोनों में ही प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है। मेंस में प्रश्न पूछे जाता है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त क्रांति था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हम यहाँ जान लेंगे कि इसको किस आधार पर स्वतः स्फूर्त क्रांति या आंदोलन कहा जाता है। एग्जाम में अगस्त क्रांति भी आता है और भारत छोड़ो आंदोलन भी आता है। अगस्त के नाम से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम देखें अगस्त घोषणा, तो वो अगस्त 1917 की है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, वो अगस्त 1940 का है। फिर अगस्त क्रांति, वो अगस्त 1942 की है। तो अगस्त क्रांति कहें या भारत छोड़ो आंदोलन कहें, एक ही बात है। गांधी जी अपना कोई भी आंदोलन संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के तहत शुरू करते थे। वो कैसे? जैसे वो पर्याप्त आधार बनाते थे किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले, अर्थात वो देख लेते थे कि क्या ऐसी आवश्यकता है कि आंदोलन शुरू किया जाना आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने पहला जो आंदोलन किया था उसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। गांधी जी आंदोलन को चरम पर ले जाते थे और फिर एकदम से आंदोलन का स्थगन कर देते थे। तो गांधी जी ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि आंदोलन की जो आग है, विरोध की जो अग्नि है, वो जली रहनी चाहिए। और यदि आंदोलन को चरम पर हम रखते हैं तो सरकार इतना दमन करेगी कि ये अग्नि समाप्त हो जाएगी और आगे का कोई भी आंदोलन शुरू ही नहीं हो पाएगा। फिर गांधी जी की आलोचनाएं होती थी, पर एक समय ऐसा आने लगता था कि लगता था कि गांधी जी ठीक है। तो इन कारणों के बाद गांधी जी फिर से एक आंदोलन शुरू करते थे और फिर उस आंदोलन को चरम पर ले जाते थे और अचानक से स्थगित कर देते थे। तो इसी क्रम में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की फिर आलोचनाएं होती थी, गांधी जी फिर धरातल पर काम करते थे और जब पर्याप्त कारण विद्यमान हो जाते थे तब गांधी जी फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले थे और इसी आंदोलन को हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब भारत को अधिक समय तक गुलामी की जंजीरों में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। इसका ये वाला जो बिंदु है उसको बोलते हैं संघर्ष, और ये वाला जो स्थान है इसको बोलते हैं विराम। इसके बाद फिर संघर्ष और इसके बाद फिर विराम। तो गांधी जी की इसी रणनीति को संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति कहा जाता है। पेपर में पूछा गया है कि गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष की जो रणनीति थी वो उनकी एक राजनीतिक चाल थी या राजनीतिक भूल थी। तो गांधी जी की ये राजनीतिक चाल थी और यूपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन में हम चर्चा करेंगे कि विराम के दौरान परिस्थिति कैसी थी, अर्थात हम जानेंगे आंदोलन को चलाए जाने के पीछे पर्याप्त कारण थे अथवा नहीं थे। फिर चर्चा करेंगे आंदोलन के संघर्ष पर, अर्थात गांधी जी ने किस प्रकार आंदोलन को शुरू किया। फिर हम जानेंगे इस आंदोलन का प्रसार कहां कहां तक हुआ और फिर हम चर्चा करेंगे कि आंदोलन में जो मुख्य कार्यक्रम थे वो कौन कौन से थे। फिर चर्चा करेंगे विभिन्न दलों की इस आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया रही और अंत में हम देख लेंगे इस आंदोलन के प्रभाव पर, विशेषताओं पर और मूल्यांकन पर एक छोटी सी चर्चा। और अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बाद राजनीतिक संन्यास ले लिया था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया था। इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र मानवता को चूर चूर कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के वायसराय थे वो लिनेलिथगो थे। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक पार्टी के विचार विमर्श के भारत को
द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, जो भारतीयों का अपमान भी था। और इसी के विरोध में कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था, और जिससे हर्ष महसूस करते हुए मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस की घोषणा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी, और दैनिक भोग की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई थी। आम जन का जीवन बसर दुर्लभ हो गया था। भारत जो है वो हिंद महासागर के केंद्र में था। ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है ये शांत बना रहे। तो इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत के बड़े राजनीतिक दल हैं वो उसके सहयोग की घोषणा करें, पर कांग्रेस ने सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि जो देश गुलाम है वो दूसरे की किस प्रकार सहायता कर सकता है। गांधी जी किसी बड़े आंदोलन को चलाकर ब्रिटिश सरकार को खतरे में डालकर जो धुरी राष्ट्र हैं उनको लाभ नहीं पहुंचाना चाहते थे, और चुप बैठकर मित्र राष्ट्र को भी लाभ नहीं पहुंचाना चाहते थे, अर्थात मूक सहमति द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति देना नहीं चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया था। भारत का दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग पाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई, परंतु इसमें भी वो सुझाव नहीं थे जो कांग्रेस के लिए मानना सम्मानजनक था, क्योंकि कांग्रेस अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत को डोमिनियन स्टेट दिए जाने की बात की जा रही थी। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ में मित्र राष्ट्रों की हालत खस्ता होती जा रही थी, और जो जापान है वो ब्रिटिश साम्राज्य के समुद्री गढ़ कहे जाने वाले सिंगापुर, मलेशिया को जीतता हुआ बर्मा की सीमा तक पहुंचा था। इस परिस्थिति में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, चियांग कोई शेक जो चीन के प्रधानमंत्री थे, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव बना रहे थे कि वो भारत की समस्या का समाधान करें। इस परिस्थिति में विंस्टन चर्चिल ने एक सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन ने भी उन्हीं प्रस्ताव की ही पुनरावृत्ति की जिन्हें कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव में मना कर चुकी थी। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं प्रोफेसर लास्की। उन्होंने कहा है कि मिस्टर क्रिप्स को भारत भेजा जाना मित्र राष्ट्रों की आंखों में धूल झोंकने के समान था। तो हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। वहीं जो जापान है वो समुद्री गढ़ को रोंदता हुआ वो बर्मा की सीमा तक आ पहुंचा था, और अब भारतीयों को ये भय लगा हुआ था कि जापान जो है वो ब्रिटेन पर हमला करना चाहता, और वो इसी क्रम में भारत पर भी हमला करेगा, क्योंकि वो यहाँ तक आ गया था। तो भारतीयों को ये लगा हुआ था कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएं तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। तो इसलिए पूरा जो जनमत है वो आंदोलन करने को उतारू हो गया था। गांधी जी ने इसी दौरान अपने पत्र हरिजन में लिखा था कि अंग्रेजों भारत छोड़कर चले जाओ, और कहा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में ही छोड़कर चले जाओ, किंतु चले जाओ। जून 1942 में गांधी जी ने पुनः हरिजन में लिखा, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा, और ये आजादी आकाश से नहीं टपकेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरा जनमत, पूरा भारत का राजनीतिक वातावरण आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर था। इन परिस्थितियों में कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्धा में बैठक हुई 14 जुलाई 1942 को, क्योंकि आंदोलन चलाए जाने का समय आ गया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा था कि वो परिस्थितियां अब विद्यमान हो चुकी हैं जिनमें आंदोलन चलाया जाना बेहद आवश्यक है। पर गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस कार्यकारिणी के अधिकांश नेता आनंद में आनाकानी कर रहे हैं। तो इस स्थिति में गांधी जी ने कहा कि यदि कांग्रेस उन्हें आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं देती है तो वे देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। मतलब
हम ये कह सकते हैं या कुछ आलोचक ये कहते हैं कि गांधी जी को अपनी व्यक्तित्व पर घमंड हो गया था। वो अब कांग्रेस को नकार रहे थे कि उनको आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस की भी आवश्यकता नहीं है। और हम देखते हैं इन परिस्थितियों में कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा गांधी जी को आंदोलन चलाने के सर्वाधिकार सौंप दिए गए। हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था। चलिए देख लेते हैं आंदोलन के शंखनाद को। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का बंबई में एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद कर रहे थे। यह अधिवेशन हुआ ग्वालियर टैंक मैदान में। इस अधिवेशन पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले थे। इस अधिवेशन में गांधी जी जब मंच पर भाषण देने के लिए चढ़े, कहा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता जिन्ना के सहयोग का, और ना ही इंतजार कर सकता हूं भीमराव अंबेडकर के हृदय परिवर्तन का। आओ मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया। पट्टाभी सीतारमैया ने इसी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि गांधी जी इस दौरान किसी पैगंबर से कम नहीं लग रहे थे। इसी अधिवेशन में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, अर्थात जो सर्वाधिकार गांधी जी को आंदोलन चलाने के दिए गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया, और नेहरू द्वारा पेश किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन किए गए और 8 अगस्त 1942 को अर्थात अगले दिन स्वीकार कर लिया गया, और ये निश्चित कर दिया गया कि कल से ही हम आंदोलन शुरू करेंगे। परंतु गांधी जी ने इस बार कुछ वर्गों को निर्देश दिए। कहा कि सरकारी सेवक नौकरी न छोड़े, कांग्रेस के प्रति केवल अपनी राजभक्ति स्वामी भक्ति घोषित करें। सैनिकों से कहा कि आप त्याग पत्र ना दें, परंतु देशवासियों पर गोली न चलाएं। राजा महाराजा से कहा कि जनता की संप्रभुता स्वीकार करें, उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, और रियासत के लोग शासक का समर्थन तब करें जब वह सरकार विरोधी हो और खुद को भारत राष्ट्र का हिस्सा घोषित करते हों। कहा कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वे स्वतंत्रता प्राप्ति तक ऐसा कर सकते हैं। किसानों से कहा कि किसान यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो बिल्कुल लगान ना दें, और यदि जमींदार जो है वो सरकार विरोधी है तो एक सहमति बना ले और उस सहमति के आधार पर ही लगान दें, पर दें जरूर। अब अगले ही दिन ये निर्णय लिया गया था कि आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन का शंखनाद होगा। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई थी। तो जैसे ही 9 अगस्त 1942 की भोर हुई तो उसी भोर के शुरू होने के साथ ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया, और इसी के तहत गांधी जी, मौलाना आजाद समेत कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जिसे वे फांद कर भाग गए थे और आजाद दस्ते का गठन किया था। ये वाला जो पोर्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो डेट 9 अगस्त 1942 जब ये आंदोलन शुरू होना था, और किसको किस जेल में रखा गया है एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ही कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हुए तो ब्रिटिश सरकार ने अगला कदम रखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। आपको 9 अगस्त 1925 अगर याद हो तो इस दिन काकोरी कांड हुआ था, और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद हुआ है। तो जो युवा थे वो काकोरी कांड की बरसी मना रहे थे, और चूंकि कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो गए थे तो इसलिए जो ये आंदोलन था ये युवाओं के हाथों में आ गया और देखते ही देखते हिंसात्मक हो चला और अपनी मर्जी से चलने लगा। तो नेतृत्वहीन होने के बाद हम ये कह सकते हैं
कि ये जो आंदोलन था ये स्वतः स्फूर्त चला, मतलब अपनी ही एनर्जी इसने मेंटेन की। और हम देखते हैं कि अध्यक्षीय भाषण के दौरान जब गांधी जी ने कहा था कि हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है कांग्रेस के बड़े नेता न रहें, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो हर व्यक्ति अपना नेतृत्व खुद करेगा, तो उन्हीं के कहने के मुताबिक आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन होते ही स्वतः स्फूर्त हो गया, लोगों ने अपनी मर्जी से चलाया। कुछ नेता गिरफ्तार नहीं हो सके, जिनमें राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन्होंने गुप्त रूप से जनता का नेतृत्व किया। अगर हम देखें इस आंदोलन के प्रभाव की, तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो बंगाल, बिहार, बंबई और संयुक्त प्रांत और मद्रास में रहा। हम देखते हैं कि बिहार और संयुक्त प्रांत में ये आंदोलन इतना हिंसात्मक हो गया था कि जो पुलिस चौकियां थी अधिकांश तो उन पर कब्जा जनता ने कर लिया था। देखिए, यहां महिलाओं की भागीदारी भी कम देखने को मिली। कारण क्या था कि एक तो गांधी जी जब आए तो असहयोग में महिलाओं ने भाग लिया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पर सविनय के आंदोलन में बहुत भाग लिया क्योंकि गांधी जी से परिचित हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कम इसलिए लिया क्योंकि ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, स्वतः स्फूर्त था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन की प्रगति को रोकने के लिए दमन चक्र चलाया, और बदौलत ये रहा कि आंदोलन में जो है कुछ नेता भूमिगत होकर इसका नेतृत्व करने लगे, जिनमें अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बिजू पटनायक, आरपी गोयनका और जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने जेल फांदी थी। इनके द्वारा कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई, जो बंबई और नासिक में जो है पूरा काम करता था। ये आंदोलन जो है इस पर नेता संबोधित किया करते थे, आंदोलन कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब बताते थे। इसका सबसे पहले जो संचालन है गुप्त रेडियो स्टेशन का, वो उषा मेहता ने किया, और जयप्रकाश नारायण जो है वो नियमित संबोधन किया करते थे, जबकि एक केंद्र को बाबू भाई जो है वो नियमित संबोधित किया करते थे। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई और तेज कर दी और आंदोलन कर्मियों को रोकने तक जो है हवाई हमले भी किए। आंदोलन इतना प्रचंड रहा कि ब्रिटिश सरकार को मानने से इनकार कर दिया और 3 स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। 17 में यहाँ सरकार का नेतृत्व किया क्रांति सिंह नाना पाटिल ने, और इसे जो है पत्री सरकार के उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरी सरकार हम देखते हैं कि वो बलिया में बनी, जिसका नेतृत्व किया चीतू पांडे ने, और ये उत्तर प्रदेश का जो बलिया और गाजीपुर का जो जिला है वहां रही। तीसरी जो सरकार थी वो मिदनापुर में बनी, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका नेतृत्व किया वाई.बी. चौहान ने। इसे जातीय सरकार के उपनाम से भी जाना जाता है, और इसने ही विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया, और इसी सरकार में एक महिला इसका ध्वज थामे हुई थी, भारत का ध्वज थामे हुई थी। मातंगिनी नाम था, वृद्ध महिला थी। ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता दिखाई, इसको गोली मार दी, परंतु मरते दम तक जो है इसने झंडे को ऊंचाई रखा और झंडे पर ही गिर गया, मतलब उसको नीचे नहीं गिरने दिया। सरकार की दमनात्मक नीतियों के विरुद्ध जो ब्रिटिश सरकार थी वो गांधी जी पर आरोप लगा रही थी कि वो जो है जो आंदोलनकारी हैं उनकी आलोचना करें, वो हिंसा कर रहे हैं। तो गांधी जी कह रहे थे कि भाई ये हिंसा नहीं है। गांधी जी हिंसा को भी मानते थे कि भाई हिंसा जो है वो ये हिंसा नहीं की जा सकती कि एक मच्छर अगर आदमी के कान में भिना रहा है और आदमी उसको मार देता है, हिंसा थोड़ी ना है। एक सांप आपको काटने को आ रहा है तो वो आपको मार दे तो ये हिंसा नहीं है। तो गांधी जी की परिभाषा थी। गांधी जी की अगर कोई शक्तिशाली है तो वो अगर ऐसा जो है बर्ताव कर रहा है आपके साथ में, आपको हानि पहुंचा रहा है, तो आप कर सकते हैं। मतलब गांधी जी तो ये भी मानते थे कि अगर कोई ज्यादा बीमार है, उसकी हालत ऐसे है, जैसे उन्होंने सत्य के प्रयोग में भी लिखा है कि एक जो कुत्ता वो बहुत बीमार था, और तो उन्होंने जो है उसे चिकित्सालय में लेके गए और डॉक्टर को कहा कि इसको ऐसा एक इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे ये चैन की मौत मर सके। तो गांधी जी इसको हिंसा नहीं मानते थे। तो गांधी जी की बड़ी आलोचनाएं भी हुई है कि गांधी जी के हिसाब से हिंसा नहीं, जबकि सरकार कह रही थी कि ये हिंसा कर रहे हैं आंदोलनकारी। गांधी जी कह रहे थे कि ये प्रतिक्रिया है, हिंसा नहीं है। पर जब गांधी जी पर ब्रिटिश सरकार का दबाव बढ़ता चला गया, तो इसी दबाव के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को आगा खां पैलेस में 21 दिन के ही उपवास की घोषणा कर दी, और जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया।
और आंदोलन जो है वो और उग्र हो गया। तो इन परिस्थिति में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और चीनी प्रधानमंत्री थे चियांग कोई शेक, वो विंस्टन चर्चिल पर दबाव बना रहे थे कि वो गांधी जी के साथ कोई समझौता कर ले, इस स्थिति से निपटे। पर अब तक आते आते जो मित्र राष्ट्र थे उनकी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ठीक होने लगी थी। ये लगने लगा था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। तो तब जो है विंस्टन चर्चिल का कहना था कि जब दुनिया में हम एक के बाद एक करके जीते जा रहे हैं और ऐसे समय में मैं उस कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकता हूं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। वहीं कुछ जो है ऐसे सदस्य भी थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में थे और गांधी जी की रिहाई की मांग कर रहे थे, MS आणे, NR सरकार और HP मोदी। परंतु सरकार ने इनकी मांग को भी स्वीकार कर दिया था और इसी विरोध के चलते इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। सरकार जो है इस बार कोई समझौता चाहती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। तो गांधी जी को इस बात का पता चल गया कि सरकार समझौते को तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार को चकमा दे दिया और 7 मार्च 1943 को स्वयं ही उपवास तोड़ दिया और इसी खराब स्वास्थ्य के चलते 9 मई 1943 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। ये था आंदोलन की प्रगति, आंदोलन का प्रसार। अब देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया रही। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि अब मुस्लिम लीग केवल पाकिस्तान चाहती थी। कांग्रेस का कोई समर्थन करना उसे उचित ही नहीं लगता था। साम्यवादी दल ने आरंभ में तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, परंतु जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो जो साम्यवादी दल था वो मित्र राष्ट्रों का समर्थक हो गया और इसलिए वो आंदोलन का विरोधी हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं उठाते, कि कुछ नहीं है, सब बेकार है, कि इन्होंने भी विरोध किया और हिंदू महासभा ये भी विरोध में जमी रही। हालांकि आंदोलन का जो मूल लक्ष्य था वो स्वतंत्रता को पाना था और गांधी जी ने कहा भी था कि भाई हमें तो जो है अब लड़ना ही होगा और कोई तरीका ही नहीं है। पर स्वतंत्रता को पा नहीं सका, परंतु इसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीयों के समर्थन के बिना भारत पर शासन नहीं किया जा सकता है। और उस हाल में जब ब्रिटिश सरकार ने चरम तक दमन किया, परंतु फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये दिखा दिया कि अब भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और मेंस में प्रश्न पूछा गया है कई बार, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त क्रांति था। तो देखिए, स्वतः स्फूर्त से तो आप समझ सकते हैं कि ये अपनी एनर्जी से चला और गांधी जी ने कहा भी था कि भाई हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है कांग्रेस के बड़े नेता भी ना रहे, तो इस स्थिति में जो आंदोलन में शामिल होने वाला व्यक्ति है वो अपना नेतृत्व तो स्वयं करेगा। स्वतः स्फूर्त चला। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। देखिए, अब तक तो ये लग रहा था कि हो सकता है कि भाई 2, 4, 5 साल 10 साल शासन कर ले अंग्रेज, पर इसने स्थिति बिल्कुल बदल कर रख दी। जहां अंग्रेजों को लग रहा था कि वो भारत को गुलाम बनाकर रख सकते हैं, अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि बिल्कुल नहीं हो सकता है ये। तो इसने स्थिति को बिल्कुल बदल दिया था। तो ये चला भी और स्थिति को बिल्कुल भी पलट कर रख दिया। तो इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। और आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है आमलू झामलू तरीके से ना पढ़ें, और ऐसे पढ़ोगे तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा सिवाय कंपटीशन के। तो थोड़ा सा होशियार रहिए और आजकल थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखने की जरूरत है। ज्ञान की जरूरत तो है, पर माध्यम ऐसे बने हुए हैं कि ज्यादा ज्ञान हो रहा है, ओवरफ्लो हो गया है। बच के रहिए, अच्छा पढ़िए, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, भले ही कम पढ़िए पर बहुत अच्छा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।